हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में है। तो फाइनली यहां पर सीट एलोकेशन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया था। तो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि इवनिंग के टाइम पर कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वहां मैंने पीडीएफ भेज दिए, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, और जो है इसके बाद आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने जो है रैंक के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मतलब ये जो भी आपका सीट एलोकेशन है वो किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ओवरऑल रैंक 1 पे एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी से। ठीक है, और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे भी जनरल कैटेगरी से हुआ है। उसके बाद थर्ड नंबर का कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है, लेकिन उसको सीट जो है वो जनरल कैटेगरी की मिलेगी। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब तक जनरल कैटेगरी की सीट्स खत्म नहीं हो जाती, कैंडिडेट जो है वो अपने रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता या मतलब उसको चाहिए ही नहीं, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, बिकॉज वो क्या है, एक मेरिटोरियस कैंडिडेट है। अगर मान लो कोई रैंक 2 पर है एंड मान लो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से, तब भी उसको सीट जो जनरल कैटेगरी से ही मिलती है। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट अपनी कैटेगरी का बेनिफिट वो तभी उठाता है जब वो जनरल कैटेगरी की सीट को कैच ना कर पाए। तो यहां पर इसी तरीके से थर्ड नंबर पे जो कैंडिडेट है उनकी कैटेगरी ओबीसी है, लेकिन उनको जो सीट अलॉट हुई है वो यूआर एमआरसी से हुई है। यूआर का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी और एमआरसी का मतलब होता है मेरिटोरियस कैंडिडेट, मतलब कि ये कैंडिडेट मेरिटोरियस है और इनको रिजर्वेशन की नीड ही नहीं पड़ी। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप देखोगे 4, 5, 6 नंबर पे एनआरएनपी लिखा है। एनआरएनपी का मतलब है नॉट रजिस्टर्ड या नॉट पार्टिसिपेटेड, मतलब ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा या रजिस्ट्रेशन करा तो चॉइस फिलिंग नहीं करी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो एनआरएनपी आपको जितने भी दिखेंगे इसका मतलब वही है। अब यहां पर आप देखोगे, ठीक है, मैं यहां पर कुछ आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब जैसे यहां पर 12th नंबर पे जो ऑल इंडिया रैंक 12 है, तो उन्होंने एम्स भुवनेश्वर लिया है। तो हो सकता है वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उन्होंने एम्स भुवनेश्वर लिया हो, और इसी तरीके से एम्स जोधपुर। लेकिन रैंक 22 जिसकी है उन्होंने एम्स कल्याणी लिया है। तो किसी के अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि गलत चॉइसेस फिल कर दी हो, गलती से कल्याणी को पहले नंबर पे फिल कर दिया हो। क्योंकि मैं नहीं मानता कि भाई कल्याणी मतलब कोई इतना ज्यादा प्रेफर करेगा अपने पहले नंबर पे। अगर किसी का कोई पर्सनल रीजन है तो वो कर भी सकता है, अदरवाइज तो मेरिटोरियस कैंडिडेट सारे अच्छे ही एम्स लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे रैंक 33 पर भी किसी ने एम्स कल्याणी लिया है। तो अपने सबके पर्सनल रीजन हो सकते हैं। अगर किसी का पर्सनल रीजन नहीं है तो गलतियां भी हो सकती हैं चॉइस फिलिंग में। ठीक है, तो ये हो गया। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एम्स कल्याणी को पता नहीं पहला नंबर पे प्रेफरेंस क्यों दिया है। ठीक है, और उसके बाद देखो जैसे रैंक नंबर मतलब ये देख सकते हो आप यहां पर ऑल इंडिया रैंक जिसकी 75 है, जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट है। तो एफसीएनए का मतलब क्या होता है? एफसीएनए का मतलब है फील्ड चॉइस नॉट एप्लीकेबल। तो ये कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ही कम चॉइसेस भरी होंगी। हो सकता है इन्होंने सिर्फ एम्स दिल्ली भरा होगा, तो एम्स दिल्ली हो सकता है कि इनको जनरल कैटेगरी से 75 रैंक पर नहीं मिल पाया, क्योंकि 75 से ऊपर के कैंडिडेट्स ही उन सीट्स को ले चुके हैं। ठीक है, तो एफसीएनए का मतलब होता है कि आपने लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करी एंड उन चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपको जो सीट अलॉट नहीं हो पाई। तो ये जो ऐसे कैंडिडेट है इन्होंने क्या करा होगा, सिर्फ एम्स दिल्ली भर दिया होगा और लॉक कर दिया होगा, बाकी एम्स फिल नहीं करे होंगे, जिस वजह से इनको कोई भी एम्स नहीं मिला। ठीक है, तो एफसीएनए का मतलब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कल्याणी क्यों चूज करा है मुझे नहीं समझ आ रहा। इतने टॉप रैंकर से कल्याणी चूज कर रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है, चलो फिर अब नीचे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, लेकिन एक अच्छी बात है कि एम्स कल्याणी अगर टॉप मेरिटोरियस कैंडिडेट ने चूज करा है तो एम्स दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश इनकी कट ऑफ और ऊपर जा सकती है। क्योंकि जब अच्छे बच्चों ने ही कल्याणी चूज कर लिया पहले दूसरे नंबर पे, मतलब ठीक है, तो उनको कल्याणी मिल गया। तो अगर उनकी जो मोस्ट प्रेफरेबल सीट थी दिल्ली, जोधपुर, भोपाल या ऋषिकेश की या पटना, भुवनेश्वर की, तो वो टॉप अच्छे जो एम्स हैं वो उनके जो नीचे कैंडिडेट्स हैं मेरिट में उनको मिल जाएंगे, है ना। तो ये बेनिफिट बाकी कैंडिडेट्स को हो जाएगा। चलो अब यहां पर कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ यहां पर कितनी गई है। लिस्ट तो बहुत लंबी है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है कट ऑफ दी होगी। तो यहां आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी से 1143 रैंक तक यहां पर जो है सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 1143 रैंक तक। ठीक है, तो 1143 जिसकी भी जनरल कैटेगरी में रैंक है उनको लास्ट सीट मिली है सीट एलोकेशन प्रोसेस में। ओबीसी कैटेगरी से जो कैंडिडेट हैं उनको 1733 तक जो है यहां पर लास्ट सीट अलॉट हुई है।
और SC कैटेगरी में जो है 5406 तक हुई है, ST कैटेगरी में 11025 तक हुई है और EWS में 3281 रैंक तक हुई है। ठीक है, तो नंबर काफी ऊपर दिख रहे हैं मेरे को। पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ कैटेगरीज में मतलब फेरबदल आया है यहाँ पर कि कट ऑफ जो है मतलब कम गई है, रैंक मतलब काफी ऊपर है, तब भी सीट मिली है। तो ओपन राउंड में बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं, जिनके मार्क्स थोड़े कम भी हैं और जिनकी रैंक थोड़ी ऊपर भी है, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कि जो है कितनी कितनी रैंक तक सीट मिल सकती है ओपन राउंड में। फिर जिसको भी पार्टिसिपेट करना होगा ओपन राउंड में जरूर ट्राई करना अपना लक, हो सकता है कि ओपन राउंड में आपको सीट मिल जाए अगर अभी नहीं मिली है। ठीक है, तो बस इतना ही है। और इसके बाद देखो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखो जिनको एम्स दिल्ली मिला है उन कैंडिडेट्स को साफ साफ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, क्योंकि उनका मेडिकल प्रोसेस वगैरह की डेट अलग से दे दी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये लिखा है कि भाई जिसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा वो सेकंड राउंड में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेकंड राउंड में आपका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन होगा ना आपकी कोई चॉइस फिलिंग होगी। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनका सेकंड राउंड का सीट एलोकेशन प्रोसेस हो जाएगा। और जिनको सीट अलॉट हो गई है तो उनके पास दो ऑप्शन रहेंगे। जब आप अभी हो सकता है आप लॉग इन करके देखोगे तो अभी हो सकता है कि आपको लिंक ना मिले अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का, तो वो लिंक हो सकता है कल तक एक्टिवेट होगा, कल सुबह 11-12 बजे तक या दोपहर तक, तो वहां पर लिंक आ जाएगा एलोकेशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर का। ठीक है, तो उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपसे दो ऑप्शन पूछे जाएंगे। ऑप्शन 1 होता है कि सीट को आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो और अपग्रेड नहीं करवाना चाहते। और ऑप्शन नंबर 2 जो होता है वो ये कहता है कि आप जो है अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बहुत ध्यान से चूज करना, क्योंकि वो एक ही बार चूज करना होगा। और अगर आपने ऑप्शन 2 चूज करा, इसका मतलब ये है कि आपको सेकेंड राउंड में अगर सीट अलॉट हो जाती है, मतलब अपग्रेड हो जाती है आपकी सीट, तो वहां पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना 1 लाख रुपीस की पेनाल्टी है। ठीक है, मान लो कि अभी किसी को अगर एम्स भुवनेश्वर मिला है, ठीक है, और वो मान लो 4th नंबर पे था और एम्स भुवनेश्वर में उसने एडमिशन ले लिया, अब उसने ऑप्शन 2 को चूज करा और उसके बाद मान लो 3rd नंबर पे उसने एम्स पटना को रखा था और अगले राउंड में उसको एम्स पटना मिल जाता है, तो एम्स भुवनेश्वर की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और एम्स पटना दोबारा जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी और एडमिशन प्रोसेस को वेरीफाई करना होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पहले वाले कॉलेज में ही जमा रहेंगे, वो आपको वापस लेने नहीं जाना पड़ता, वो वहां पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बाय पोस्ट। ठीक है, तो बस आपको एक जो एडमिशन स्लिप कॉलेज से मिलेगी उसको बहुत संभाल के रखना है और वो आपको 4 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपकी ये डिटेल्स भी होती है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है उनके पास जमा किए गए, तो उस स्लिप को आप बहुत जो है संभाल के रखना। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिए थे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, और बाकी इसको पढ़ लेना। डॉक्यूमेंट्स वही सेम चीज ही लिखी है, ऑफर लेटर, सीट एलोकेशन लेटर, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट हो गया, 10th की मार्कशीट भी ले जाना, SC ST OBC EWS का जो भी सर्टिफिकेट है वो आप लेके जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। और बाकी ये कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दी है, अगर मान लो आपको कोई भी किसी भी एम से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप ये रिस्पेक्टेड ईमेल आईडी पर, इनको रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। एंड बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ओपन राउंड में जो है कितनी कट ऑफ वगैरह जाएगी उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ओपन राउंड में वो जरूर करना, तो उससे आपको बेनिफिट ही हो सकता है। ठीक है, एंड मेरे बैच में जिनका भी मतलब जो भी एनरोल्ड है, ठीक है, जो कि एक पर्सनल गाइडेंस मेंटरशिप बैच है, तो उसमें मेरा पूरा यही रहेगा फर्स्ट एम की भाई किसी ना मतलब हर कैंडिडेट को जो एम्स मिल जाए उनके रैंक के अकॉर्डिंग, तो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। एंड उसके बाद क्या है कि अब मतलब कट ऑफ की रैंक में हमें काफी ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है। बाकी मैं इसको कंपेयर भी करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि कितनी कितनी गई है, पिछले साल कितनी गई थी और इस साल कट ऑफ कितनी गई है और आगे अभी ओपन राउंड में क्या चांस बन सकता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। एंड बाकी इस वीडियो को जो आप लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड जिन जिनको एम्स मिल गया है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।